अस्सलाम वालेकुम। रफ़त समीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट डे मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 फिज़िक्स की टर्म्स के मुतालिक दिया था, उसमें 4-5 मेरे ख़्याल से आपको करा दी थी डेफिनेशंस। चूँकि मुझे कराने न्यूमेरिकल्स बाद में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि डेफिनेशंस और थोड़े बहुत फार्मूले आपको पहले से बता दूँ ताकि हमें बीच में कोई रुकावट पेश ना आए। ठीक है, तो मैंने कल आपको लास्ट जो बताया था वो था एवरेज वेलोसिटी। अब मैं उसके बाद के कुछ टर्म्स की डेफिनेशन वगैरह आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? ये वो एक्सेलरेशन होता है जो ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से पैदा होता है। ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दरअसल वो एक्सेलरेशन है जो ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से पैदा होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी। इसको छोटे जी से ज़ाहिर करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जी एंड इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, फिक्स है। वो क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? वो एक्सेलरेशन जो ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से पैदा होता है। इसको छोटे जी से ज़ाहिर करते हैं। इसकी कीमत फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दरअसल कोई भी फ्रीली गिरने वाले जो बॉडी होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करें या किसी दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल या किसी टावर से उस बॉल को हम ड्रॉप कर दें, तो दोनों सूरतों में ये एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्योंकि ये जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं ये 90 डिग्री के मुताबिक है। ठीक है, आज़ादाना तौर पर कोई जिस्म नीचे की तरफ गिरता है या ऊपर की तरफ सीधा जाता है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे अमल करता हुआ। तो चुनांचे ये जो कीमत है इसकी, ये दो तरह की होती है। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाए, थ्रो की जाए, तो ये होता है पॉजिटिव 9.8। और अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाए, ये तो ड्रॉप कर दिया हमने, ये थ्रो की जाए, तो इसमें हमको फोर्स लगानी पड़ेगी। बगैर फोर्स लगाए ऊपर नहीं जाएगा ये। जब हम थ्रो करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करनी है हमने। कोई पूछे प्लस की और ये माइनस की क्यों हुई है, तो आप एक बात पे गौर करें। सिंपल सा जवाब है। अगर मैं कोई बॉडी, बॉल या स्टोन या पत्थर, कुछ भी जो समझ लें आप, कोई बॉडी मसलन ये आप देख रहे हैं मैं, तो ये अगर मैं नीचे की तरफ ड्रॉप करूं तो बताएं कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा ना। जब ये नीचे जाएगा, जैसे स्लो मोशन में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएगा ज़मीन के करीब होता चला जाएगा, ज़मीन के करीब होता चला जाएगा। चुनाचे ज़मीन के करीब होने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। अगर मैं कोई ये बॉडी को ऊपर की तरफ उछालूँ, जब मैं इसको फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ उछालूंगा तो क्या होगा? ये ज़मीन से दूर होता चला जाएगा। जैसे जैसे ज़मीन से दूर होगा ये नेगेटिव होता चला जाएगा। तो इसलिए हमने नेगेटिव की। ठीक है, जब भी कोई बॉडी ज़मीन के करीब आती है तो पॉजिटिव जी की कीमत लिखी जाती है, और जब कोई बॉडी ज़मीन से दूर जाती है वो नेगेटिव होती है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जी से डिनोट करते हैं इसको। इसकी कीमत फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। 6th, फोर्स। ठीक,
फोर्स, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स क्या होती है भाई? फोर्स की डेफिनेशन मैं इस तरह कर सकता हूं कि फोर्स दरअसल वो एजेंट है जो किसी साकिन जिस्म में हरकत पैदा कर देता है, यानी एक्सेलरेशन पैदा कर देता है या पैदा करने की कोशिश करता है। फोर्स दरअसल वो एजेंट है जो किसी साकिन रखे हुए जिस्म में हरकत पैदा कर देता है या पैदा करने की कोशिश करता है, या किसी हरकत करते हुए जिस्म को स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। समझ में नहीं आई होगी आपकी डेफिनेशन, ये काफ़ी लंबी है, मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है? मिसालें देकर बता देता हूँ आपको, फिर एक दफ़ा पहले सुन ले, फिर मैं मिसाल देता हूँ इसके बारे में। आपके सामने ये मैं मिसाल बयान कर रहा हूँ, आप ये समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बॉल है और ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ज़मीन। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करी एक फोर्स, ये पहले रेस्ट में थी, साकिन थी। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये हरकत में आ जाएगी और इस मकाम तक आ जाएगी। फर्ज किया, ठीक है? एक बात याद है, मैं ड्राइंग मास्टर नहीं हूँ, मुझे ड्राइंग सही बनानी नहीं आती, इसलिए मुझे माफ़ फरमाइएगा कि मैं ड्राइंग ज़रा गलत सलत बना लेता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, ठीक है? तो चुनांचे ये बॉल थी, रेस्ट में थी, साकिन थी, हमने कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करी तो ये अपनी जगह से उठकर यहाँ पर आ गई ज़मीन के ऊपर, तो हरकत पैदा कर दी ना। तो फोर्स वो एजेंट है जो किसी रेस्ट या साकिन जिस्म के अंदर हरकत पैदा कर देता है, ठीक है? हरकत पैदा कर देता है। चले, ये तो होगी। अब एक और मिसाल लें। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है कई मन का। अब आपने क्या, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी अकेले, बगैर मशीन के, इसने तो हरकत नहीं की। आप हालांकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन वो हरकत ही नहीं हो रही, वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा। तो चुनाचे तो फोर्स वो एजेंट है जो किसी साकिन जिस्म में हरकत पैदा करने की कोशिश करता है। कोशिश तो कर रहा है लेकिन हो नहीं रही, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। अब आपके समझ दोनों बातें आ गई। इसी तरह फोर्स वो एजेंट है जो किसी हरकत करते हुए जिस्म को रोकता है, ठीक है? रोक देता है। मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कार के ऊपर जा रहे हैं, कार जा रही है 60-70 की रफ्तार से, तो अचानक सामने आपको मोड़ आता है, तो आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक के ज़रिए आप फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी साकिन हो जाती है। फुल ब्रेक मारेंगे, गाड़ी रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है? गाड़ी रेस्ट में आ जाएगी। तो चुनाचे फोर्स वो एजेंट है जो किसी हरकत करते हुए जिस्म को रोक देता है। और हरकत करते हुए, और एक और पॉइंट, फर्ज करें आपने ब्रेक लगाकर कार तो रोक ली, मोटरसाइकिल तो रोक ली, ठीक है? अब क्या हुआ? अब इसके अंदर दूसरे ऑप्शन के अंदर आपके सामने एक डंपर जा रहा है या ट्रक जा रहा है बची से भरा हुआ, ठीक है? ईस्ट की तरफ, यानी इस तरफ आप पीछे भागे उसके और पीछे से पकड़ के घसीटना शुरू कर दिया, ठीक है? पीछे से पकड़ के घसीटने की कोशिश तो करेंगे, फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन उसके इंजन की पावर आपके पावर से ज़्यादा है, चाहे वो आपको साथ में ले जाएगा। तो आपने कोशिश तो करी ना रोकने की उसको, लेकिन रुका नहीं वो। तो फोर्स वो एजेंट है जो एक हरकत करते हुए जिसको रोकने की कोशिश करता है। तो आपके समझ में आ गया? तो मैंने चारों बातों की वजाहत कर दी, आप एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा इन तमाम बातों को वीडियो के जरिए, ठीक है? अब फोर्स को जो है एफ से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो है न्यूटन कहलाती है। फोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट जो है न्यूटन कहलाती है, न्यूटन ने अपने नाम पर रखी है, ठीक है? और इसका फार्मूला होता है F = ma। इसका फार्मूला जो है हमारे पास F = ma हो जाएगा जनाब। F से फोर्स आ गई, m से मास आ गई,
इसकी, 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 साइकिल की, कार की, डंपर की, किसी भी शय की, वो मास आ गई। और ए जो है उसके अंदर हरकत, ठीक है। तो चुनाचे F इक्वल टू एम ए, ये आपके पास फोर्स की डेफिनेशन आ गई, इसको मैंने डिनोट कर दिया, देखिए एस से जाहिर किया है, और इसका फार्मूला F इक्वल टू एम में होता है। और दूसरी बात ये कि इसकी यूनिट जो है न्यूटन में मानी जाती है, जैसे 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 5 न्यूटन वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सेंटीमीटर है, मैंने आपको वेक्टर पहले पढ़ा दिया था, ठीक है, इसीलिए बताया था मैंने आपको। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, ठीक है, हमेशा ऊपर या नीचे आएगा 90 डिग्री के पर, ठीक है। अब उसके बाद में छठा खत्म करा दिया, 7 नंबर की तरफ आता हूँ। अब मैं आपको अगली डेफिनेशन कर रहा हूँ, वेट। व्हाट इज द वेट? वेट माने वजन। वेट क्या होता है? वेट दरअसल एक फोर्स का नाम है, ठीक है। वेट दरअसल एक फोर्स का नाम होता है जिससे किसी चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। वेट दरअसल वो फोर्स है जिसकी मदद से कोई शय, किसी चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। वेट दरअसल एक कुव्वत का नाम है जिसकी मदद से कोई भी शय को ज़मीन अपनी तरफ, नीचे की तरफ घसीटती है, ठीक है। इसको W से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है W बराबर है mg, W बराबर mg, और इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है, क्योंकि फोर्स है इसलिए इसकी यूनिट भी न्यूटन होगी। और ये भी एक वेक्टर है, ठीक है ना। आप कोई भी शय, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे दूँ पहले। फर्ज करें आपके पास तराजू है, इस तरह वाला देखा होगा आपने तराजू, जिसमें पलड़े लगे होते हैं आपसे इस तरह से, कांटा बीच में लगा होता है। अब आपने इस पलड़े के अंदर आपने 1 किलो का वज़न रख दिया, बाट रख दिया, फंस के 1 किलो का वज़न। अब इस दूसरे पलड़े के अंदर आपने क्या किया कि इसके अंदर कोई खुर्दनोश की अशिया, मसलन दाल, चावल, आटा वगैरह, या कुछ फल फ्रूट जो भी आपने रखना है इसके अंदर रखें आप, ठीक है। अब अगर आपने फ्रूट्स की मिकदार जो तोलना चाह रहे हैं आप इसके अंदर ज़्यादा रख दी, तो आप देखेंगे कि कांटा इधर को चला जाएगा, ये पलड़ा नीचे को झुक जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वज़न ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर। वज़न ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन अपनी तो खींच लेगी, ठीक है ना। और अगर ये कम हुआ तो ये वाला पल्ला नीचे रहेगा, ठीक है। तो पोजीशन आपकी इस तरह से होगी, कांटा इधर है, ये पल्ला ऊंचा, ये पल्ला नीचा, अगर वज़न ज़्यादा है और माल कम है। और उसके बरक्स अगर माल ज़्यादा हो गया तो आप समझ लें कि ये नीचे हो जाए, माल ज़्यादा हो गया तो, क्योंकि उसमें तो मैंने वज़न रखा हो ना, इसका पैमाना बाट, तो आपके समझ में आ गया होगा। वेट किसे कहते हैं? वज़न दरअसल वो क़ुव्वत है जिससे किसी चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींच देती है, ठीक है। उसको W से ज़ाहिर करते हैं, इसका फार्मूला W इक्वल टू mg होता है, इसकी यूनिट जो है न्यूटन कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों आपकी? देखिए फार्मूले में लिखता जा रहा हूँ, ये मेरे इस्तेमाल में आने वाले हैं बाद में, ठीक। चलिए 7वें के बाद मैं 8वां नंबर भी आपको बता दूँ इसके अंदर, मास। हम मैस की डेफिनेशन किस तरह कर सकते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है उसमें। चलो बता देते हैं यार। मैस दरअसल किसी बॉडी में मादे की मकदार को कहते हैं, यानी मादा जो मैंने पीछे पढ़ाया था, जो आंखों से नज़र आता है, कानों से सुना जाता है वगैरह वगैरह, बता दिया आपको, रिपीट नहीं कर रहा मैं आपके सामने। तो मादे की मकदार को कहते हैं, उसको मैस कहते हैं, ठीक है। किसी भी जिस्म के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर मादे की मकदार मैस कहलाती है। इसको छोटे एम से ज़ाहिर करते हैं, छोटे एम से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। छोटे एम से स्मॉल एम से ज़ाहिर करेंगे, इसका फार्मूला होता है m बराबर है W/G, ठीक है। G कांस्टेंट है, याद रहे मैंने आपको पढ़ा रखा पीछे, G की वैल्यू मैंने दिखाई दी आपको 9.8, वही है ये, इसमें भी G की वैल्यू वही लगेगी, ठीक है, समझिए आप लोग। तो m बराबर है W/G,
मैस। मैस कहते हैं किसी जिस्म में, किसी बॉडी के अंदर मादे की मिकदार को, ठीक है। तो चुनांचे इसको m से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला m=W/g होता है और इसकी यूनिट जो होती है किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम वगैरह वगैरह होती है, ठीक है। इसको हम m के सिस्टम के अंदर किलोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किलोग्राम हम बतौर इसको स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना हमने इसके अंदर। एक आपने फोर्स में भी m लिखा हुआ देखा होगा। इसके लिहाज से अगर फोर्स का जिक्र आ जाए तो फार्मूला हमारा ये बन जाएगा m = F/A। ये भी मास का फार्मूला है। न्यूमेरिकल्स की नेचर देखी जाएगी, किस नोइज़ की आपको वैल्यूज दे रखी है उसके मुताबिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर वेट वाला हुआ तो ये लगा देंगे मास मालूम करने के लिए, और अगर फोर्स वाला हो तो ये अलग इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों की समझ में? तो ये मैथ्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मैं न्यूटन के तीनों कवानीन की ज़रा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। न्यूटन के तीनों कवानीन जो उसने बयान किए थे वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। उसके अलावा आगे भी जो टर्म्स होगी वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चंद क्लासें होंगी मेरी ये लेक्चर्स की, फिर मैं इंशाल्लाह न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।